Today we are start the concept of demand. दैट मीन्स मांग की अवधारणा। जो हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, वही मांग क्या होती है यानी डिमांड क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने पढ़ी, वही टाइप्स ऑफ डिमांड्स क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद में कुछ चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी, टाइप्स ऑफ डिमांड्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड्स क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब उसके बाद में कुछ चीजें आती हैं कि भी जो लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपका आता है लॉ ऑफ डिमांड। देखिए स्टूडेंट्स, भाई प्रेजेंट टाइम में सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि हम लोगों को ये जो चीजें हैं वो एक्सप्लेनेशन से आपको करनी है और उन चीजों को आपको घर बैठ के पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो चीजें देखो कि सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को लॉ ऑफ डिमांड। देखो लॉ ऑफ डिमांड है क्या, वो चीज समझते हैं कि देखो जैसे आपके प्रेजेंट टाइम में जितनी भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारी आपके जितनी भी सब्जेक्ट्स होती हैं उनमें लॉ होते हैं। जैसे आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी लॉ है, ये सारी चीजें जैसे लॉ होते हैं वैसे ही हमारे इकोनॉमिक्स में कुछ लॉज होते हैं। कुछ लॉ होते हैं, इसका मतलब कि भाई उनके बिना या उनको विदाउट फुलफिल किए हुए कोई भी चीज आपके पूरी नहीं हो सकती। वैसे ही हमारे यहाँ जो डिमांड कॉन्सेप्ट है उसमें भी एक लॉ आता है, लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड है क्या, वो चीज समझो, यानी मांग का नियम। देखो जो मांग का नियम है वो क्या कहता है कि भाई इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड डिमांड ऑफ द गुड्स। यानी कि यहाँ जो आपका मांग का नियम है, मांग का नियम का मतलब लॉ ऑफ डिमांड जो है वो मांग का नियम कहता क्या है कि भाई ये सिर्फ आपके रिलेशन को दर्शाता है। रिलेशन यानी एक संबंध को दर्शाता है, और वो संबंध किस किस के बीच में हो सकता है, तो वो संबंध होता है आपके गुड्स की प्राइस और गुड्स की डिमांड। यानी कि उसकी वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में क्या संबंध है। भाई वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में जो संबंध बनता है वही आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है। अब वस्तु की मात्रा या वस्तु की कीमत में क्या संबंध हो सकता है, तो वस्तु की मात्रा और कीमत दोनों में ही आपके ऋणात्मक संबंध होता है। अब ये ऋणात्मक संबंध का मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है, इट शोज द नेगेटिव रिलेशन। तो ये नेगेटिव रिलेशन शो कैसे करता है, तो सुनो, हमने कल जब आपकी क्लासें जो प्रीवियस क्लास थी उसमें एक चीज पढ़ी थी कि भाई किसी भी गुड्स की जो डिमांड है वो उसकी प्राइस, यानी उसकी प्राइस उसे डिटरमाइन करती है कि भाई मार्केट में उसकी डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी। अगर मान लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग बात करें तो ये सीधा सा सिंपल कॉन्सेप्ट कहता है मांग का नियम कि भाई यहाँ आपके वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा दोनों में ही ऋणात्मक संबंध होता है। और ऋणात्मक संबंध क्या कहता है कि भाई वस्तु की कीमत के बढ़ने पर, यानी अगर किसी भी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है देन द डिमांड यानी उसकी जो मांग है वो कम हो जाती है। क्या दोनों में ऋणात्मक रिलेशन हुआ? हाँ भाई दोनों में ऋणात्मक संबंध है, नेगेटिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि एक चीज इंक्रीज हो रही है और दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक चीज के इंक्रीज होने पर दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, या तो प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। यानी अगर कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग घट जाती है, और अगर वस्तु की कीमत घट जाए तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और ये चीजें हम दैनिक जीवन में हमारे पास में जो चीजें हम देखते हैं मार्केट में यही होता है कि अगर कोई चीज सस्ती हो जाती है तो हम उसको ज्यादा खरीदने लग जाते हैं, और जब चीज कोई महंगी हो जाती है तो हम उसे कम खरीदते हैं। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड ये सिर्फ इतना सा कहता है कि भाई किसी भी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होने पर उस गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, यानी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मांग का कम होना और वस्तु की कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग का बढ़ जाना ही आपका क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम कहलाता है, जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है। देखो मैंने आपको कहा था कि भाई प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज हो जाए, यानी वस्तु की अगर कीमत, भाई अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की जो मांग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वस्तु की कीमत अगर कम हो जाए तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन किया है कि भाई मान लेते हैं कोई भी चीज कितने रुपए की है, पहले 10 रुपए की आती है।
जब 10 रुपए की आती थी तो कितनी डिमांड थी उसकी, 100 इकाइयों की मांग थी। यानी जब वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो वस्तु की मांग कितनी है, 100। अगर वस्तु की कीमत क्या हो जाए, बढ़कर 20 रुपए हो जाए, यानी वो चीज अगर महंगी हो जाए तो आप कम खरीदोगे। इसका मतलब जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ जाती है वैसे ही हमारी मांग या डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। राइट, कौन सा रिलेशन हुआ भाई, भाई देखे तो रिलेशन अपोजिट हुआ, वस्तु की कीमत बढ़ रही है और वस्तु की मांग घट रही है। इसका मतलब जब अपोजिट रिलेशन हुआ तो हमेशा याद रखना मांग का जो नियम है वो क्या कहता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों में कौन सा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, जो हमने यहाँ एक डायग्राम में भी समझा रखा है। कैसे कि भाई मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी आप अगर कर्व बनाते हो या कोई भी वक्र बनाते हो तो उस वक्र पर जो y एक्सिस होता है, इस वाले एक्सिस पर आपको क्या शो करना है, प्राइस, यानी कि आपके कीमत को दर्शाना है। और जब आप कोई भी वक्र का x एक्सिस बनाते हो तो उस पर उस वस्तु की मांग, यानी जिसे मात्रा भी कह सकते हैं, मात्रा का मतलब क्वांटिटी को दर्शाया जाता है। अगर हम इस टेबल को इस डायग्राम में अगर मेंशन करें तो कैसे करेंगे कि भाई 10 रुपए की कीमत है, चलो मान लेते हैं कि ये 10 रुपए की कीमत है और 20 रुपए की कीमत है, तो 10 रुपए पर कीमत पर कितनी खरीद रहे हो आप कि भैया 100, 200, 300, हाँ भाई 100, 200, 300 मान लेते हैं कि भाई आपके इस पर आप खरीदते हो 200, भाई 10 रुपए पर 200 खरीदते हो और 20 रुपए कीमत होते कितनी खरीदते हो कि 20 रुपए कीमत होती 100 खरीदते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप पहले यहां थे और अब यहां चले गए, क्या इनवर्स रिलेशन हुआ, हाँ क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी कर्व इस तरीके से बनता है, इस तरीके से का मतलब नीचे दाएं तरफ गिरता हुआ बनता है, इसका मतलब वहां कौन सा रिलेशन होता है, वहां नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन हुआ। और जब आपके लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या शो करता है, आपका नेगेटिव या आपके ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है। ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड कि भाई मांग का नियम होता क्या है। अब सुनो, जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा, क्या मांग की अवधारणा हमने पढ़ी तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा किसको डिसाइड करती है, डिमांड को डिसाइड करती है। यानी उन चीजों के होने से डिमांड आपके डिफाइन होती है, डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी। अगर बात करें जैसे सबसे पहला पॉइंट जिसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी मांग के निर्धारक कारक, यानी ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपके किसको डिसाइड करते हैं, मांग को डिसाइड करते हैं। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ लिखा हुआ है प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी वस्तु की स्वयं की कीमत। देखो वस्तु की स्वयं की खुद की कीमत उसे डिसाइड करती है कि उस वस्तु की मांग ज्यादा होगी या उस वस्तु की मांग कम होगी। देखो यहां मैंने आपको सिर्फ इनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने भी आपके डिटर्मिनेंट्स हैं, जितने भी निर्धारक कारक हैं, मैंने आपको इन सब के नाम लिखे हैं। इन सब की जो डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन आपको रिटर्न करनी है वो रिटर्न करने के लिए मैं आपको जो आपका जितने भी आपके भाई जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप्स में आपको इससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ कुछ चीजों को मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उस चीज को समझते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहले प्राइस ऑफ द गुड, यानी वस्तु की स्वयं की कीमत। क्या वस्तु की स्वयं की कीमत भी किसी मांग को प्रभावित कर सकती है, निर्धारित करती है? हाँ, कि भाई किसी भी वस्तु की खुद की जो कीमत होती है वो उसे डिसाइड करती है कि भाई मांग क्या होगी। मांग क्या होगी का मतलब कि भाई अगर मांग कम होगी या ज्यादा होगी, कब कैसे होगी। तो सुनो, जैसे सबसे पहला पॉइंट आपका कौन सा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ समझाया था वही कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा कि भाई किसी भी गुड्स की प्राइस ज्यादा होने पर उस गुड्स की डिमांड कम होती है, यानी वस्तु की कीमत ज्यादा है,
तो वस्तु की मांग कम होगी, और अगर वस्तु की कीमत कम है तो उसकी मांग ज्यादा होगी। तो फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी वस्तु की स्वयं की कीमत, ये हमेशा वही डिसाइड होती है जो मैंने आपको अभी तक बताई है। इसका मतलब कि भाई इस पर आपके किसी भी अदर फैक्टर्स को छोड़कर केवल किसकी बात कर रहे हैं हमें, आप वस्तु की खुद की कीमत की। खुद की कीमत का मतलब ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकंड पॉइंट है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब यहाँ आपके वस्तु कौन सी है, भाई वस्तु की कीमत तो है बट खुद की नहीं है। कौन सी वस्तुओं की है, संबंधित वस्तुएं। अब ये संबंधित वस्तुएं कौन सी हो सकती है, तो संबंधित वस्तुएं दो तरीके की होती है। एक तो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट का मतलब स्थानापन्न वस्तुएं। दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। अब सुनो कि भाई प्राइस ऑफ रिलेटेड जो गुड्स है उसके जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। सुनो क्यों, क्योंकि यहाँ किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो उसकी संबंधित वस्तु की मांग या वस्तु की जो कीमत है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है पहले वो समझते हैं। ये वे वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती हो, यानी these are those goods which can be substitute for each other या which can be used for each other। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है, अगर वापस सुन लो, स्थानापन्न वस्तुएं वो होती है जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता हो। अब एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने का मतलब, जैसे मैं आपको यहां समझा देता हूं, चाय और कॉफी ये दोनों ही सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट का मतलब स्थानापन्न वस्तुएं। भाई टी एंड जो कॉफी है वो दोनों ही एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। हाँ भाई सब्स्टिट्यूट है, क्यों है कि जैसे सुनो भाई काफी बार क्या होता है कि हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं तो अगर टी नहीं अवेलेबल नहीं होती, या फिर जब गेस्ट आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं सर चाय और कॉफी। इसका मतलब चाय और कॉफी दोनों सिमिलर है। सिमिलर का मतलब एक जैसी है, चाहे आप चाय पियो या कॉफी पियो दोनों का मतलब एक समान आता है। इसका मतलब हम एक दूसरे की जगह एक दूसरे को प्रयोग में ले सकते हैं। तो जब मैंने आपसे कहा कि स्थानापन्न वस्तु कौन सी है, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है, हाँ चलो समझ में आ गया भाई एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है वो तो होती है स्थानापन्न वस्तु। बट क्या यहाँ एक दूसरे को इफेक्ट करती है? हाँ मैंने कहा कि भाई मांग के निर्धारक कारकों में आती है ये सेकंड पॉइंट। मांग के निर्धारक कारक का मतलब कि भाई यहाँ इसकी कीमत इसकी मांग को निर्धारित करेगी, यानी इसकी प्राइस इसकी डिमांड को इफेक्ट करेगी, और इसकी जो प्राइस है वो इसकी डिमांड को इफेक्ट करेगी। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को निर्धारित करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, किसी भी टी की प्राइस 5 रुपए है, यानी वस्तु की कीमत चाय की 5 है, ठीक है, तब उसकी डिमांड जो है वो 20 यूनिट की है। ऑन द सेम टाइम, यानी उसी टाइम पर आपके जो कॉफी है उसकी कीमत भी 5 रुपए है और उसकी डिमांड भी 20, यानी कितने लोग, कि भाई जब चाय 5 रुपए की मिलती है तो 20 लोग पीते हैं, और उसी टाइम पर कॉफी भी 5 रुपए की मिलती है और कितने लोग पीते हैं, 20 लोग पीते हैं। चलो ठीक है, अब सुनो, क्या यहाँ पर एक दूसरे की प्राइस एक दूसरे को इफेक्ट करेगी? हाँ भाई यहाँ एक दूसरे की जो कीमत है वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। प्रभावित कैसे करती है? सुनो कि अगर जो चाय की कीमत है वो 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाए तो भैया क्या होगा कि जो लोग सिर्फ 5 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, यानी चाय की कीमत बढ़ने से कॉफी की कीमत नहीं बढ़ेगी, कॉफी की कीमत तो उतनी ही रहेगी। इसका मतलब चाय की कीमत बढ़ने से कॉफी की जो चाय की डिमांड है कम होकर कितनी रह गई? 15। कि भाई जब चाय महंगी हो गई तो 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने चाय पीना बंद कर दिया। अब आपको कि सर चाय पीना बंद कर दिया तो फिर क्या करें? तो वो लोग क्या हुआ, वो लोग यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ कीमत कितनी है? 5 रुपए, यानी कॉफी तो आज भी 5 रुपए की है। तो बेचारे जो लोग 5 रुपए ही खर्च कर सकते हैं वो चाय नहीं पी सकते। चाय नहीं पी सकते तो वो कहाँ चले जाएंगे? कॉफी पर। तो यहाँ डिमांड कितनी हो जाएगी? 25। क्यों? क्योंकि 20 लोग तो ऑलरेडी पहले से कॉफी पी रहे हैं। अब जब कॉफी की प्राइस सेम है बट यहाँ कॉफी जो आपके टी है यानी जो चाय है उसकी कीमत बढ़ने पर 5 लोग ऐसे थे जो चाय को छोड़कर कहाँ चले गए?
कॉफी पर चले गए। इसका मतलब कि भाई यहाँ रिलेशन कौन सा हुआ, देखो कि भाई टी की प्राइस इंक्रीज होने पर कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो गई, यानी चाय की कीमत बढ़ने पर किसकी मांग बढ़ी, कॉफी की मांग बढ़ी। क्यों, क्योंकि इसकी मांग कम हो, यानी चाय की कीमत बढ़ने पर चाय की मांग तो कम हो जाएगी, लेकिन कॉफी की मांग जो है वो बढ़ जाएगी। तो क्या देखो यहाँ इसकी कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ था, फिर भी इसकी डिमांड चेंज हो गई, यानी इसकी मांग चेंज हो गई। कैसे हुई कि भाई यहाँ इसकी जो रिलेटेड गुड्स है कौन सी, चाय, उसकी कीमत में परिवर्तन हो गया, यानी जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमत में परिवर्तन होने से उसकी जो संबंधित वस्तु है उसकी मांग में परिवर्तन हो जाता है, और उन्हीं को संबंधित वस्तुएं कहा जाता है। यानी यहाँ आपके चाय की कीमत के बढ़ने पर आपके कॉफी जो है उसकी क्या बढ़ जाती है बेटा, कॉफी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब सुनो, ये तो चलो समझ में आया कि स्थानापन्न वस्तुएं वो भी एक दूसरे को प्रभावित करती है, यानी यहाँ एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। सेकंड कौन सा है इसका, कि भाई सेकंड है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक वस्तु। पूरक का मतलब कौन सा हुआ, जो दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। पूरक का मतलब क्या होता है, साथ चलने वाले। जैसे आपके कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, शूज एंड सॉक्स, ये सब कौन से हैं, ये सब पूरक वस्तु हैं। पूरक का मतलब भाई जैसे कार खरीदोगे तो पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, इसका मतलब कार की डिमांड और पेट्रोल की डिमांड वो दोनों एक दूसरे पर फुलफिल करती है। भाई जब तक आप कार नहीं खरीदोगे आपको पेट्रोल की जरूरत नहीं है, और पेट्रोल अगर आप कब खरीदोगे, जब कार खरीदोगे। इसका मतलब कि भाई स्थानापन्न के बाद में दूसरी जो वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री है वो पूरक होती है। पूरक का मतलब यहाँ ये नहीं कि दोनों को एक दूसरे की जगह, नहीं, यहाँ दोनों की मांग एक साथ की जाती है। यानी पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जहाँ दो वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती हो, यानी बिना एक दूसरे की मांग के यहाँ एक दूसरे की मांग नहीं की जा सकती। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको समझाया कार एंड पेट्रोल, कार और पेट्रोल। भाई कार और पेट्रोल क्या कहता है, कार और पेट्रोल कहता है कि भाई मान लेते हैं कि किसी भी कार की जो कीमत है वो 5 लाख रुपए, तब आप 10 कार खरीदते हो। तो मुझे एक चीज बताओ, जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए होगी तो पेट्रोल की डिमांड कितनी है। तो भाई सीधी सी बात है कि जब कार कितने लोगों के पास है, तो भाई कार 10 लोगों के पास है, तो 10 ही लोग पेट्रोल की डिमांड करेंगे, राइट। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे पास कार नहीं है फिर भी मैं पेट्रोल खरीदूंगा, क्यों खरीदूंगा भाई, मुझे जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब कि भाई जिन लोगों ने कार की डिमांड की है उन्हें किसकी जरूरत भी पड़ेगी, पेट्रोल की भी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब कार और पेट्रोल दोनों की डिमांड साथ चलती है। भाई कार खरीदोगे तो पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कार महंगी होकर 8 लाख रुपए की हो जाए, तो क्या होगा, कार की डिमांड घटकर कितनी हो जाएगी, 8 रह जाएगी। तो जब कार महंगी हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, कार कम खरीदेंगे। अब भाई जब कार कम खरीदेंगे तो उससे होगा क्या, कि भाई उससे ये होगा कि कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब कार की डिमांड कम होने से, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कार महंगी हो गई तो क्या पेट्रोल भी महंगा होगा, नहीं, पेट्रोल की उस टाइम तो उसी रेट रहेगी, पेट्रोल 100 का 100 रुपए का ही। तो बट आपके पास होगा क्या कि भाई अब आपकी पेट्रोल की डिमांड कितनी रह जाएगी, तो भाई कार ही जब 8 रह गई तो पेट्रोल की डिमांड भी घटकर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसका मतलब कि भाई देखो कार की कीमत 5 लाख थी तब 10 कार खरीद रहे थे, और उसी टाइम पर पेट्रोल 100 रुपए का था, तो हम कितनी जरूरत पड़ेगी, भाई 10 लोग ही क्या करेंगे, भाई 10 लोगों ने कार खरीदी तो 10 लोग ही पेट्रोल खरीदेंगे। बट अगर मान लेते हैं कि कार की प्राइस इंक्रीज होकर 8 रुपए हो जाए तो क्या होगा, कार की जो डिमांड है यानी मांग है वो 8 रह जाएगी। जब 8 लोग ही कार खरीदेंगे तो पेट्रोल की कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर भी क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड यानी उसकी मांग कम हो जाएगी। तो ये कौन सी चीजें होती है, ये होती है बेटा आपके कौन सी, पूरक वस्तु। पूरक का मतलब जो एक दूसरे पर निर्भर करती है, यानी these are those goods which are dependent या which demand are dependent to each other, यानी यहाँ बिना एक दूसरे के आपके जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो सकती। तो पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था,
ये हमारा सेकंड पॉइंट था, कौन सा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो यहाँ इसकी कीमत से इसकी मांग प्रभावित हो रही थी और यहाँ कार की कीमत से पेट्रोल की मांग प्रभावित हो रही है। बट अब आप कहोगे सर दोनों में फर्क क्या है, कि दोनों में फर्क इतना सा है कि ये स्थानापन्न है। स्थानापन्न का मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट का मतलब कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती है। बट ये दोनों क्या है, ये पूरक है। ये पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी होती है, जो दोनों एक साथ डिमांड की जाती है। भाई जितनी कार खरीदोगे उतना पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कौन सा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता की आय। अब ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है, देखो भाई जो वस्तु की डिमांड है, यानी जो आप वस्तु की मांग करते हो, किसी भी गुड्स की जो डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है, वो कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करती है। जिस कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होती है उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, और कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम होती है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ कॉन्सेप्ट जो आपका दिया हुआ है वो कॉन्सेप्ट क्या है, कि भी किसी भी कंज्यूमर की इनकम के इंक्रीज होने पर, यानी किसी भी उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर वो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है, यानी नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज करता है। और अगर उसकी जो इनकम है वो कम हो जाए तो वो इंफीरियर गुड्स जो है वो उनकी डिमांड बढ़ाता है। इसका मतलब क्या होगा, वो चीज समझो। अब ये नॉर्मल और इंफीरियर ये होती क्या है, वो चीज समझो। नॉर्मल और इंफीरियर क्या है, नॉर्मल वस्तुएं वो होती है जो दैनिक जीवन में सामान्य कीमत स्तर पर हमें उपलब्ध होती है। इंफीरियर का हिंदी में कहा जाता है घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं का मतलब कि भाई ऐसी वस्तुएं जिनकी क्वालिटी लो होती है, जो सस्ती मिलती है मार्केट। तो सुनो, जब आपकी इनकम कम होती है तो आप सस्ती वस्तुएं ज़्यादा खरीदते हो, जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आप नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा खरीदते हो। तो ये यही कहता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि भाई किसी भी कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ती है, यानी इंक्रीज हो जाती है उपभोक्ता की आय, तो उस केस में, यानी उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर वो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है। और अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो वो आपके घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है। यानी इनकम के बढ़ने पर वो नॉर्मल गुड्स को तो ज़्यादा खरीदेगा और घटिया चीज़ों को कम खरीदेगा। वो सीधी सी वाली बात है, भाई मैं आपको अभी एक बच्चे को 100 रुपये दूँ और एक बच्चे को मैं 500 रुपये दूँ। जिसको 100 दूंगा वो 100 रुपये के हिसाब से चीज़ें खरीदेगा, कम प्राइस वाली चीज़ें खरीदेगा, और जिसके पास 500 रुपये होंगे वो अच्छी चीज़ें खरीदेगा, यानी वो 500 रुपये के हिसाब से खरीदेगा। तो वही वाली चीज़ है कि जब उपभोक्ता की आय ज़्यादा होती है तो वो आपके नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा खरीदता है, और जब उसकी इनकम कम होती है, आय कम होती है, तो वो इंफीरियर गुड्स को ज़्यादा खरीदता है। नेक्स्ट फोर्थ कौन सा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी उपभोक्ता की रुचि एवं पसंद। ये क्या होता है, उपभोक्ता की रुचि एवं पसंद। देखो, जब बाजार में कोई चीज़ उपलब्ध होती है, यानी जब मार्केट में कोई चीज़ आती है या कोई वस्तु का निर्माण होता है, तो अगर उस वस्तु पर, यानी उस चीज़ पर या उस कमोडिटी पर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका अगर टेस्ट और प्रेफरेंस अच्छा होता है, टेस्ट और प्रेफरेंस का मतलब होता है उपभोक्ता की रुचि और पसंद। भाई जो चीज़ आपको पसंद होती है, जिस चीज़ में आपकी रुचि ज़्यादा है, आप उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हो, यानी उनकी मांग ज़्यादा करते हो। भाई फॉर द एग्जांपल, जैसे हम कहीं खाना खाने जाते हैं, कहीं शादियों में जाते हैं, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ें खाते हैं, जो हमें पसंद होती है, यानी जो हमारी रुचि और पसंद के अकॉर्डिंग हो। इसका मतलब जो चीज़ हमें पसंद है उसकी हम मांग ज़्यादा करते हैं, और जो चीज़ हमें कम पसंद है हम उसकी मांग नहीं करते हैं। तो वही वाली चीज़ ये कह रहा है कि यहाँ जो वस्तु की मांग है वो किस पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की रुचि एवं पसंद पर। अगर उपभोक्ता की रुचि और पसंद अगर उस वस्तु पर ज़्यादा है तो वो उस वस्तु की मांग ज़्यादा करते हैं, और अगर अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं कि भाई आपके टेस्ट और प्रेफरेंस, यानी आपके उपभोक्ता की रुचि और पसंद अगर कम है तो उस केस में वो उसकी डिमांड कम कर देते हैं। फॉर द एग्जाम्पल कि भाई मान लेते हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स, जितनी भी कंपनियां होती है, कई बार कुछ कार बाइक लॉन्च करती है और वो कुछ समय के बाद में बंद हो जाती है। तो जब वो जो लॉन्च की है और वो कुछ समय के बाद बंद होने का रीज़न क्या होता है, तो उसके बंद होने का रीज़न होता है उपभोक्ता की रुचि एवं पसंद।
यानी जब कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी जैसी उन्हें गाड़ी चाहिए वो गाड़ी वैसी नहीं निकलती है, तो उसकी डिमांड कम होने लग जाती है और धीरे धीरे वो उसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है। बट अगर मान लो कोई चीज़ का टेस्ट और प्रेफरेंस अच्छा होता है, यानी उपभोक्ता को ज़्यादा पसंद आती है, तो उसकी मांग धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस यानी पूर्वानुमान। जैसे फॉर द एग्जांपल कि हम काफ़ी बार देखते हैं, अभी सिचुएशंस को देखते हैं, जैसे अभी 2 दिन पहले ये कहा गया कि भाई लॉकडाउन होगा, ये होगा, वो सारी चीज़ें गई, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने काला बाजारी स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या लगा कि आने वाले टाइम में स्टॉक कम रह जाएगा, तो जो व्यक्ति पहले 5 किलो खरीद रहा था वो 10 किलो खरीदने लग गया, 20 किलो खरीदने लग गया। इसका मतलब उसने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है उस गुड्स का या उस वस्तु का जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा। अगर वस्तु आगे आपको लगे, किसी भी उपभोक्ता को या आपके किसी भी इकोनॉमी में जो लोग आगे रहते हैं उनको ये लगे आने वाले नियर फ्यूचर में इस वस्तु का स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, उस वस्तु को ज़्यादा मांग करते हैं। और उल्टा कर देंगे, भाई आपको पता लगे कि आने वाले टाइम में कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो आप कम खरीदोगे, अभी क्या सोचोगे, बाद में खरीद लेंगे। और अगर उल्टा हो जाएगी, भाई आपको पता लगे कोई चीज़ 2 दिन बाद महंगी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, उसकी मांग बढ़ा दोगे। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेशंस है, जो आपका पूर्वानुमान है, वो क्या करता है, भाई प्रेजेंट टाइम में तो सब लोग पूर्वानुमान में लगा के बैठे हैं। भाई अभी प्रेजेंट की सिचुएशंस क्या है कि भाई लॉकडाउन होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, सारी चीज़ें, तो हम क्या कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का पूर्वानुमान लगा के बैठे। अरे 2 दिन का लॉकडाउन हुआ तो ये करेंगे, 10 दिन का हो गया तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें वो किस पर डिपेंड करती है, वो आपके पूर्वानुमान पर डिपेंड करती है। इसका मतलब जहाँ जो इकोनॉमी है उसमें जो वस्तु की मांग है वो किस पर डिपेंड करती है, वो आपके पूर्वानुमान पर डिपेंड करती है। इसके बाद में देखो साइज ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या कहती है, जनसंख्या विस्तार। कि भाई किसी भी इकोनॉमी में जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन जितना होता है, मान लेते हैं कि भाई इकोनॉमी में साइज ऑफ द पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर बात करें जनसंख्या की, उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है हमारी, जिसमें दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब यहाँ लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होगी। भाई जिस कंट्री में लोग कम रहेंगे उस कंट्री में वस्तुओं की मांग कम होती है, और जहाँ लोगों की आपके जो साइज है या जनसंख्या है वो अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है। जैसे किसी बड़े शहर में वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है, गाँव में वस्तुओं की मांग कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। सुनो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इसी का पार्ट है। क्या कहता है कि भाई एक इकोनॉमी में जो आपके इनकम होती है, नेशनल इनकम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कहता क्या है कि भाई आपका राष्ट्रीय आय का जो विस्तार है वो ये कहता है कि किसी भी इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल रहता है, इक्वल का मतलब सब लोगों के पास अगर पैसा बराबर रहे तो सब लोग क्या करेंगे, भाई सब लोगों के पास अगर बराबर पैसा रहेगा तो केवल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही खरीदेंगे। बट अगर मान लेते हैं नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर अनइक्वल हो जाए, अनइक्वल का मतलब लगभग क्या हो जाए कि भाई किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम है। जैसे अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, भाई कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास पैसा है ही नहीं। तो फिर क्या होता है कि भाई जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो लग्जरी गुड्स का मतलब जो आरामदायक होती है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती है, इन सब वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है। जैसे बड़ी बड़ी कारें, बड़ा घर, सोफा सेट, टीवी, एसी, फ्रिज, इन सब चीज़ों की मांग बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं फॉर द एग्जांपल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और मेरे पास तो खूब सारा पैसा है, तो मैं क्या करूँगा, भाई इसेंशियल चीज़ों के यानी जो जरूरत की चीज़ें उनके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी खरीदूंगा। बट एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में पैसा ही नहीं है तो वो जरूरत की चीज़ें खरीदेगा। बट अगर मान लो सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वो अगर सबके पास क्या हो, बराबर हो, यानी सब लोगों के पास बराबर पैसा हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी केवल और केवल जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो ही खरीदी जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास में, या हमें कॉन्सेप्ट पढ़ा भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके लॉ ऑफ डिमांड के बाद में हमने चीज़ें पढ़ी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड यानी मांग के निर्धारक कारक या निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो वो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़े से समझाए हैं कि भाई प्राइस ऑफ गुड्स क्या हो सकती है, रिलेटेड गुड्स कैसे या एक दूसरे को इफेक्ट करती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे डिमांड को इफेक्ट करती है, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, साइज ऑफ द पॉपुलेशंस, या फिर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये कुछ चीजें जैसे वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु हो सकती है, उपभोक्ता की आय, रुचि, पसंद, जनसंख्या विस्तार और राष्ट्रीय आय का वितरण, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें कुछ डिस्क्रिप्शंस में हैं। इन चीजों से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शंस में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फिलहाल आपको इन चीजों को एक बार वैसे समझना है कि होती क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। ओके, इसी के साथ आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। स्टे होम, बी सेफ। ओके।